हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, यानी कि हम लोग विद्युत धारा वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे। और विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित पिछले 6 वीडियो में हम आपको बहुत सारे वैसे प्रश्न बताए हैं जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग यदि पिछला 6 पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का यह जो क्लास है यह 7वां पार्ट का वीडियो है और आज के इस क्लास में पूरा विद्युत चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। तो आज के इस क्लास को आप लोग बड़े गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितने सारे भी क्वेश्चन हम आपको आज के इस क्लास में बताएंगे वह सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और आज के इस क्लास में हम आपको सब्जेक्टिव के अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। तो बस आप लोग ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं और समांतर क्रम का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, और दोनों से संबंधित हम आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताए थे। और आज के इस क्लास में हम सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि जस्ट इसके अगले वीडियो में हम आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बताएंगे, और भी जितने सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर में पूरा हम आपको आज कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा हमारा कोई भी क्लास चलेगा तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। काफी आसान है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, बस सिंपल सा है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। तो आखिर होता क्या है? तो बस इसका सिर्फ रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जाता है, सिर्फ इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर होता है। तो बड़ा सिंपल परिभाषा है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक kWh होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? kWh। ठीक है, kWh, जिसको कि किलो वाट घंटा भी बोलते हैं। K से किलो हो गया, W से वाट हो गया, H से घंटा यानी कि आवर होता है। तो किलो वाट आवर, जिसको कि किलो वाट घंटा भी बोलते हैं। और ऊपर में एक लाइन दिया हुआ है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अब आप लोग यहां से समझिए, W बराबर VQ एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, W बराबर VQ एक फॉर्मूला होता है, जहां Q क्या है? आवेश है, V क्या है? वोल्ट है, और W क्या है? तो वर्क है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए, अब दूसरे लाइन में हम यहां पर लिखे हैं W बराबर IR गुने IT। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह VQ से IR गुने IT कैसे हो गया? तो देख लीजिए, ओम के नियम में हम आपको क्या बताए थे? V बराबर IR बताए थे, आपको याद होगा फॉर्मूला। V बराबर IR बताए थे और Q बराबर यानी कि आवेश बराबर IT बताए थे, आपको यह भी ध्यान होगा। तो बस हम लोग V के जगह पर यहाँ पर IR लिख दिए हैं और Q के जगह पर हम लोग यहाँ पर IT लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे, V के जगह पर IR और Q के जगह पर IT लिख दिए हैं। अब IR गुने IT करेंगे तो I से I गुना होगा तो I स्क्वायर हो जाएगा, और R से T को गुना करेंगे तो RT हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला हमारा बन गया? W बराबर I स्क्वायर RT। यह वाला फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। W बराबर I स्क्वायर RT, इसको ध्यान रखिएगा। अब यदि किया गया कार्य उष्मा के रूप में हो, यह जो W है यदि उष्मा यानी कि हीट के रूप में रहे, H के रूप में रहे, तो H बराबर भी I स्क्वायर RT हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, यह जो H बराबर I स्क्वायर RT है, इसी को जूल का उष्मीय नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल का नियम भी बोलते हैं, या फिर जूल का उष्मीय नियम भी बोलते हैं, या फिर विद्युत धारा का भी उष्मीय नियम बोलते हैं। आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जूल का नियम क्या है, जूल का उष्मीय नियम क्या है, या फिर विद्युत धारा का उष्मीय नियम क्या है। तो जो H बराबर I स्क्वायर RT है, इसी को हम लोग जूल का उष्मीय नियम बोलते हैं। आगे चलिए हम आपको बताते हैं कि जूल का उष्मीय नियम क्या होता है। जस्ट अगला प्रश्न ही है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। कभी कूलाम का नियम पूछ देगा, तो कभी ओम का नियम पूछ देगा, तो कभी जूल का नियम पूछ देगा, या तीनों में से कोई एक जरूर पूछेगा।
तो चाहे कूलाम का नियम हो, चाहे ओम का नियम हो, चाहे जूल का नियम हो, तीनों को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जूल का ऊष्मीय नियम क्या होता है। देखिए, जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस चालक में विद्युत धारा के कारण ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। आप लोग एक बात कभी गौर नहीं किए होंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लिया कि यह कोई चालक तार है, ध्यान रखिएगा, जैसे मान लिया कि यह कोई चालक तार है और इससे लगातार विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि यह जो तार है वह गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है। और इसी नियम को यहाँ पर जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। जो यह तार गर्म हो रहा है, इसी के ऊपर एक नियम का प्रतिपादन किया गया और इसी को हम लोग जूल का ऊष्मीय नियम बोलते हैं। ठीक है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा लगातार प्रवाह होते रहता है तो वह तार गर्म हो जाता है, वह चालक तार जो है वह हीट हो जाता है और उसी पर एक नियम का प्रतिपादन किया गया जिसे हम लोग जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस चालक में विद्युत धारा के कारण ऊष्मा की उत्पत्ति होती है और इस ऊष्मा के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया गया जिसे हम लोग जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। ठीक है, आप लोग से परिभाषा याद हो जाएगा कि जूल का ऊष्मीय नियम क्या होता है। बस आपको सिंपल से इतना ही ध्यान रखना है कि चालक में विद्युत धारा के कारण ऊष्मा की उत्पत्ति होती है और इस ऊष्मा के उत्पत्ति के बारे में एक नियम का प्रतिपादन हुआ जिसे ही हम लोग जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। अब आप लोग को हम अभी अभी ऊपर में बताए हैं कि जूल का ऊष्मीय नियम क्या होता है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, अभी हम आपको बताए हैं, याद होगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो पहला कंडीशन में क्या होगा? H वैरिज I, कहने का मतलब कि जो H है वह I का समानुपाती होगा। ठीक है, H है जो आई स्क्वायर का समानुपाती होगा, जहां पर R तथा T नियत है। जैसे देख लीजिए, H जो है, अब आप लोग यहां से इस प्रकार से समझिए। ठीक है, जो H है वह I का समानुपाती है और जब H और I आपस में समानुपाती है तो जो हमारा R और T बच गया यह दोनों नियत हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब उसके बाद यदि हम लोग H वैरिज I ले लेते हैं, यानी कि जब H R का समानुपाती होता है तो हमारा बच गया I और T, तो यहाँ पर I और T नियत हो जाएगा। लेकिन जब उसके बाद हम लोग H और T को ले लेते हैं, ठीक है, H और T को ले लेते हैं तो जो हमारा I और R बच गया वह नियत हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है कि जब H वैरिज I स्क्वायर होगा तो R और T नियत होगा, जब H वैरिज I लेंगे तो I तथा T नियत होगा और जब H वैरिज T लेंगे तो R तथा I नियत होगा। कहने का मतलब कि अगर H वैरिज I ले लेंगे तो R और T फिक्स हो जाएगा, मतलब इसका मान नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब H समानुपाती I कर दिए तो जब H का मान बढ़ेगा तो I का भी मान बढ़ेगा, जब H का मान घटेगा तो I का भी मान घटेगा। तो यहाँ पर जूल का ऊष्मीय नियम यही कहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जूल के ऊष्मीय नियम के बारे में समझ गए होंगे कि जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस चालक में विद्युत धारा के कारण ऊष्मा की उत्पत्ति होती है और इस ऊष्मा के बारे में एक नियम का प्रतिपादन किया गया जिसे हम लोग जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। बस आप लोग को इतना ही ध्यान रखना है। अब चलिए बताते हैं विद्युत शक्ति क्या होता है। यह जितना सारे भी डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं, परिभाषा बता रहे हैं, यह सारे परिभाषा आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अति लघु या फिर लघु स्तरीय प्रश्न में आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाएगा। तो देख लीजिए विद्युत शक्ति क्या है। 1 सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा जितनी ऊर्जा खपत की जाती है उस ऊर्जा खपत को ही उस उपकरण का विद्युतीय शक्ति बोलते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विद्युतीय शक्ति को P से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक वाट होता है। आप लोग बाजार से बल्ब लाने जाते होंगे तो बोलते होंगे कि 100 वाट का एक बल्ब दे दीजिए। ठीक है, तो एक्चुअली में आप दुकानदार को उस विद्युत का शक्ति बता रहे हैं। वह जो बल्ब आप खरीद रहे हैं उसका शक्ति बता रहे हैं कि उस बल्ब का शक्ति 100 वाट होना चाहिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युतीय शक्ति बोलते हैं। तो इसका क्या परिभाषा होगा? 1 सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा जितनी ऊर्जा की खपत होती है उस ऊर्जा खपत को ही उस उपकरण का विद्युतीय शक्ति बोलते हैं। जैसे अगर आप 100 वाट का कोई बल्ब ले रहे हैं तो वह 1 सेकंड में 100 वाट का ऊर्जा खपत करेगा। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युतीय शक्ति बोलते हैं। इसको P से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक वाट होता है। ध्यान रखिएगा, SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है और इसका फॉर्मूला होता है कि P बराबर W/T। ठीक है, P बराबर
W/T होता है, जहां पर T क्या है तो विद्युतीय शक्ति है, W क्या है तो कार्य है, और जो T है वह क्या है तो वह समय है यानी कि टाइम है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए, अब यहां पर क्या करेंगे, W बराबर, अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं कि W बराबर I² होता है। अभी अभी ऊपर में बताए हम जूल के उष्मीय नियम में कि W बराबर I² होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या किए हैं कि W के जगह पर I² लिख दिए और T के जगह पर हम लोग T को ही छोड़ दिए। तो P बराबर अब क्या हो गया, तो P बराबर I² बटा T हो गया। ठीक है, P बराबर I² बटा T हो गया। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद 2-3 बात है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले आप लोग इस परिभाषा को जरूर ध्यान रखिएगा या फॉर्मूला को, क्योंकि इस पर आगे बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 HP बराबर 746 वाट होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, कभी कभी क्या बार बार पूछा जाता है कि 1 HP मतलब हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, देख लीजिए, हॉर्स पावर को HP लिखते हैं शॉर्ट में, उसके अलावा किलोवाट को शॉर्ट में हम लोग KW लिखते हैं, मेगावाट को शॉर्ट में MW लिखते हैं। ठीक है, तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है, 1 KW बराबर 1000 वाट होता है, और 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए, ऊपर में जो अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए, P बराबर I² बटा T, क्या बताए, P बराबर I² बटा T। यहाँ से हम आपको बताए थे कि P बराबर W/T होता है। W की जगह पर हम लोग I² लिख देंगे, क्योंकि W का फॉर्मूला होता है I², और T के जगह पर हम लोग T को ही लिख दिए। तो अब हमारा नया फॉर्मूला क्या बन गया, P बराबर I²। लेकिन अब देख लीजिए, जो T है वह ऊपर में भी है और जो T है वह नीचे में भी है। तो T से T हमारा कट गया, T से T कट गया, तब क्या बच गया, तब बच गया P बराबर I²। क्या बच गया, P बराबर I² बच गया। तो यह भी एक फॉर्मूला है जो कि हम नीचे लिख दिए हैं। देख लीजिए, P बराबर क्या हो गया, I² बच गया। अब देख लीजिए, जब P बराबर I² बच गया, तो P बराबर I² से I² की जगह पर हम लोग I कर देंगे, क्योंकि I² है तो 2I हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, V बराबर हम आपको क्या बताए हैं, V बराबर IR बताए हैं, V बराबर क्या बताए हैं, IR बताए हैं। तो जब I हो गया, तो यहाँ पर जो यह वाला IR है, ध्यान से देखिएगा, जो यह वाला IR है, इसके जगह पर हम लोग V लिख सकते हैं, क्योंकि V बराबर IR होता है, फॉर्मूला ओम का नियम होता है, आपको हम बताए हैं। तो यह वाला IR के जगह पर हम लोग V लिख सकते हैं। तो अब क्या हो गया, I × V हो गया। तो एक फॉर्मूला यहाँ से यह भी बन जाएगा कि P बराबर VI, और यह वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस फॉर्मूला पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, P बराबर VI। देख लीजिए, जो यह वाला फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला से हम एक नए फॉर्मूला का उत्पत्ति कर दिए। क्या, तो P बराबर I² से हम लोग कर दिए P बराबर VI। ठीक है, P बराबर VI कर दिए। अब देख लीजिए, यहाँ पर जो हम नया एक फॉर्मूला बना दिए हैं, P बराबर VI, इसी फॉर्मूला से एक तीसरा फॉर्मूला और हम लोग उत्पन्न करेंगे। कैसे करेंगे, देख लीजिए, क्या बताए हम आपको, P बराबर VI, इसी चीज को यहाँ पर बताए हैं, P बराबर VI। ओम का नियम हम आपको क्या पढ़ाए हैं कि V बराबर IR बताए हैं ना, V बराबर IR। ठीक है, V बराबर IR। तो यदि यहाँ से हम लोग I बराबर निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। ठीक है, V बराबर IR है, और यदि हम लोग I बराबर निकालेंगे तो V/R होगा कि नहीं होगा, तो V/R होगा। तो बस हम यही किए हैं कि V को V रहने दिए हैं और I के जगह पर हम लोग अब V/R कर दिए हैं। तो एक नया फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, तो V × V बराबर क्या हो जाएगा, V²R। तो देख लीजिए, P बराबर V²R हो गया। तो एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला बन गया। अब इस तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन यह तीनों फॉर्मूला पर पूछे जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा, P बराबर I²R। जिस प्रकार से वैल्यू रहेगा, जैसे अगर I का मान दिया हुआ रहे, R का मान दिया हुआ रहे, तो आपको यह वाला फॉर्मूला लगा देना है। अगर I का मान दिया हुआ रहे और V का मान दिया हुआ रहे, तो आपको यह वाला फॉर्मूला लगा देना है। अगर V² दिया रहे और R दिया रहे, तो आपको यह वाला फॉर्मूला लगा देना है। सिचुएशन के अनुसार आपको अलग अलग फॉर्मूला का उपयोग करना है। तो यह तीनों फॉर्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए आगे देखते हैं कि वाट किलोवाट शक्ति का मात्रक होता है। देखिए, वाट या किलोवाट शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो W
वाट का मात्रक डब्लू और किलो वाट का के डब्लू, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब वाट घंटा या किलो वाट घंटा का मात्रक क्या होता है, तो वाट घंटा का डब्ल्यू एच होता है, वाट आवर। ठीक है, और किलो वाट घंटा तो के डब्ल्यू एच। ठीक है, किलो वाट घंटा तो के डब्ल्यू एच, ध्यान रखिएगा। यह तो बात तो हम आपको ऊपर में भी बता चुके हैं। अब चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अभी जो हम आपको फॉर्मूला बताए हैं उस फॉर्मूला के ऊपर हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि 220 वोल्ट पर 60 वाट के बल्ब से प्रवाहित धारा का मान बताइए। यहां पर विद्युत धारा का मान पूछा जा रहा है, यानी कि आई का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो किस प्रकार से हम लोग आई का मान निकालेंगे आप लोग देख लीजिए। V बराबर हमारा दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, और यहां पर पावर भी यानी कि विद्युत शक्ति का मान भी दिया हुआ है 60 वाट, P बराबर 60 वाट। तो V का मान दिया हुआ है और P का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं P बराबर VI, क्या लगाते हैं, P बराबर VI, तो P का मान दिया हुआ है हमारा और V का मान दिया हुआ है, तो I बराबर नहीं निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा I बराबर। तो I बराबर यदि हम लोग यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P बटा V हो जाएगा। देख लीजिए, तो P के जगह पर P का मान और V के जगह पर V का मान रख देंगे। तो बस हम लोग यहीं पर किए हैं कि P के जगह पर 60 वाट है तो 60 वाट रख दिए और नीचे V के जगह पर 220 है तो 220 रख दिए। अब देख लीजिए, इसको काट छांट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 3, तो 3 दूनी 6 होता है और नीचे 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो 3 बटा 11 एम्पियर हो गया। विद्युत धारा का मान कितना निकल करके आ गया, 3 बटा 11 एम्पियर निकल करके आ गया। तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है, आप लोग तुरंत बना लीजिएगा। अब उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला है कि विद्युतीय ऊर्जा क्या होता है। तो इसका सिंपल सा परिभाषा होगा कि जब किसी चालक में विभवांतर आरोपित करने के बाद उसमें आवेश को प्रवाहित कराया जाता है तो वह विद्युतीय कार्य कहलाता है, जिसे हम लोग विद्युतीय ऊर्जा भी कहते हैं। तो काफ़ी आसान है। ठीक है, जब किसी चालक में विभवांतर आरोपित करने के बाद उसमें आवेश को प्रवाहित कराया जाता है तो उसको विद्युतीय कार्य या विद्युतीय ऊर्जा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, विद्युतीय कार्य को ही विद्युतीय ऊर्जा भी बोला जाता है। और ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक kWh होता है, किलो वाट घंटा। जो आप सभी लोगों के घर में मीटर लगा होता है उसमें जो यूनिट उठता है उसमें ऐसा नहीं लिखाता है कि 1 यूनिट उठ गया, 2 यूनिट उठ गया, बल्कि उसमें इस प्रकार का होता है 1 kWh। अगर 1 kWh है इसका मतलब कि आपका 1 यूनिट खपत हो गया। अगर लिखा है 100 kWh इसका मतलब है कि आपका 100 यूनिट बिजली उठ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक kWh होता है। और ध्यान रखिएगा, 1 kWh बराबर 1000 WH होता है। ठीक है, 1 kWh बराबर 1000 WH होता है, कहने का मतलब कि 1000 वाट आवर होता है। ठीक है, और 1 यूनिट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ध्यान रखिएगा, 1 यूनिट बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक BOT बराबर क्या होता है, BOT बराबर होता है कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। कभी कभी पूछा जाता है, ऐसे अक्सर नहीं पूछा जाता है, लेकिन बाय द वे अगर कभी कभी पूछ दिया जाए कि एक BOT यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर क्या होता है, तो इसका जवाब भी सेम ही हो जाएगा कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। यानी कि आपसे यदि एक यूनिट बराबर पूछा जाए या फिर एक वोल्ट यूनिट बराबर पूछा जाए, दोनों का जवाब होगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग विद्युतीय ऊर्जा के बारे में समझ गए होंगे। अब यहाँ के बाद से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसको कि हम लोग शॉर्टकट तरीके से देख लेंगे, काफ़ी आसान है। जिसमें पहला है कि विद्युत बल्ब क्या होता है। तो बस आप लोग इसको भी एक नज़र में देख लीजिए, हम ज़्यादा इसको विस्तार करके नहीं बताएंगे क्योंकि यह सारे परिभाषा बहुत ही सिंपल है। तो विद्युत बल्ब क्या होता है, यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, इसके अंदर में टंगस्टन का तार होता है जिसको कि नाइक्रोम का तार भी बोलते हैं। इसका गलनांक लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर के हवा को निकाल करके निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। तो विद्युत बल्ब के बारे में तो हम आपको पूरा विस्तार रूप से बता भी चुके हैं, तो इतना आपको लिख देना है कि यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, इसके अंदर में टंगस्टन का तार होता है, इसका गलनांक लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर के हवा को निकाल
करके निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। इसमें तो कुछ समझाने वाला चीज़ है नहीं कि जिसको कि हम आपको समझा सके। चलिए, उसके अलावा विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत विकिरक और विद्युत फ्यूज, ये सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाले 4-5 उपकरण का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब हो जाएगा, विद्युत हीटर हो जाएगा, विद्युत इस्त्री हो जाएगा, विद्युत विकिरक हो जाएगा और विद्युत फ्यूज हो जाएगा। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत हीटर क्या होता है। तो विद्युत हीटर के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, जिस पर कि खाना भी बनाया जाता है। तो यह चीनी मिट्टी के खांचे में लपेटा हुआ वक्राकार का धातु होता है जो कि नाइक्रोम का बना होता है। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है और इसी सिद्धांत पर बॉयलर और टेस्टर भी बनाए जाते हैं। तो विद्युत हीटर के बारे में भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि यह चीनी मिट्टी के खांचे में लपेटा हुआ वक्राकार का धातु होता है जो कि नाइक्रोम का बना होता है और यह विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। इसी सिद्धांत पर बॉयलर और टेस्टर भी बनाए जाते हैं। विद्युत हीटर का जो तार होता है वह मिश्र धातु का बना होता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? तो मिश्र धातु का बना होता है, यानी कि निकेल प्लस क्रोमियम से मिलकर के बना है। निकेल और क्रोमियम से मिलकर के नाइक्रोम बनता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए विद्युत इस्त्री के बारे में जान लेते हैं, जिसको कि आयरन भी आप लोग बोलते हैं। तो यह उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें नाइक्रोम का पतला पत्ती होता है जिसके ऊपर और नीचे अब्रक का प्लेट लगा होता है। अब्रक का प्लेट इसलिए लगाया जाता है ताकि पूरा आयरन न गर्म हो जाए, ठीक है। यह जो अब्रक होता है यह पूरे आयरन को गर्म होने से बचाता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। तो विद्युत इस्त्री के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें नाइक्रोम का पतला पत्ती लगा होता है जिसके ऊपर और नीचे अब्रक का प्लेट लगा होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। अब विद्युत विकिरक देख लेते हैं। यह सभी कुछ काफ़ी आसान है, इसको ज़्यादा विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है और इसमें कुछ समझाने वाला भी ऐसा नहीं है कि जिसको कि हम समझा सकें, ठीक है। तो विद्युत विकिरक के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें चीनी मिट्टी का एक बेलन होता है जिस पर नाइक्रोम का तार लपेटा हुआ रहता है। इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। तो विद्युत विकिरण के बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से विद्युत फ्यूज भी हो जाता है कि यह एक सुरक्षा युक्ति है जो अति भारण एवं लघु पतन जैसे घटनाओं से बचाता है। अब सवाल आ गया कि अति भारण क्या है और लघु पतन क्या है, और यह सवाल बार बार पूछा भी जाता है कि अति भारण क्या है और लघु पतन क्या है। तो चलिए अति भारण और लघु पतन के बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग जान लीजिएगा कि जो विद्युत फ्यूज होता है वह तांबा, टीन और सीसा का मिश्रण होता है, ठीक है। विद्युत फ्यूज होता है वह तांबा, टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि बहुत कम ताप पर ही यह गल जाता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं अति भारण और लघु पतन क्या है। अति भारण जिसको कि ओवरलोडिंग कहते हैं। तो देखिए यह एक ऐसी घटना है जिसमें जब एक ही समय में बहुत सारे शक्तिशाली विद्युतीय उपकरण को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाता है तो उस परिपथ में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। उसी को हम लोग अति भारण कहते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई पतला तार ले लेंगे और उसमें बहुत सारा उपकरण जोड़ देंगे, ठीक है। कोई पतला तार है और उसमें आयरन भी जोड़ दिए, पंखा भी जोड़ दिए, हीटर भी जोड़ दिए, फ्रिज भी जोड़ दिए, कूलर भी जोड़ दिए, तो यह जो तार है, यह पतला सा जो तार है, इस पर ओवरलोड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जो यह ओवरलोड हो गया इस पर, जिसके कारण यह गल भी जा सकता है, तो यह जो ओवरलोड हुआ इसी को हम लोग ओवरलोडिंग या फिर अति भारण कहते हैं, ठीक है। तो अति भारण कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि यह एक ऐसी घटना है जिसमें जब एक ही समय में बहुत सारे शक्तिशाली विद्युतीय उपकरण को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाता है तो उस परिपथ में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अति भारण बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर एक ही तार में विद्युत हीटर जोड़ दिए, वाटर हीटर जोड़ दिए, विद्युत इस्त्री जोड़ दिए, फ्रिज जोड़ दिए, टीवी जोड़ दिए, कूलर जोड़ दिए, तो फिर उस पर अति भारण हो जाएगा, यानी कि ओवरलोडिंग हो जाएगा। अब लघु पतन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो लघु पतन जिसको कि शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, जब किसी कारणवश ठंडा तार और गर्म तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है। कभी कभी देखते होंगे आप लोग, बोलते होंगे जब दोनों तार आपस में सट जाता है तो आप लोग बोलते हैं कि शॉर्ट लड़ गया,
ठीक है। तो आखिर में यही जो शॉर्ट लड़ गया है ना, इसी को लघु पतन या फिर शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो क्या हम लोग लिखेंगे कि जब किसी कारणवश ठंडा तार और गर्म तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध का मान घटने के कारण उसमें आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, उसी को लघु पतन कहते हैं। तो अति भारण और लघु पतन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह दोनों प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चलिए, इसके बाद है कि जब मानव शरीर भींगा हुआ नहीं रहता है। देखिए जो यह वाला पॉइंट है ना, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब मानव शरीर भींगा हुआ नहीं रहता है तब उसका प्रतिरोध लगभग 30,000 ओम होता है। ठीक है, कितना होता है? 30,000 ओम होता है। लेकिन भींगे हुए स्थिति में मानव शरीर का प्रतिरोध 200 से 300 ओम होता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न पूछ रहा है कि घर के विद्युत परिपथ में कौन कौन खराबियां उत्पन्न होती है। यह सभी ऐसे ही कॉमन क्वेश्चन है, यह सभी परीक्षा में अक्सर पूछे नहीं जाते हैं। तो हम लोग इसका सिंपल सा जवाब लिख देंगे कि घर के विद्युत परिपथ में निम्नलिखित खराबियां आती है, जैसे तार पुराना हो जाता है, ठीक है, ढीला हो जाता है, स्विच खराब हो जाता है, उपकरण की खराबी है, संयोजित तार का खुला रह जाता है, यानी कि तार जहां तहां कटपीस हो जाता है, उसी को बोलते हैं। तो मुख्य रूप से यही सारे परेशानी आते हैं जो कि घर के विद्युत परिपथ में होता है। तो आपका जो यह विद्युत चैप्टर है ना, विद्युत धारा वाला चैप्टर, यह यहीं पे समाप्त हो जाता है, द एंड हो जाता है। ठीक है, यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम आपको जितने सारे भी प्रश्न बताए, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में हम आपको जितने सारे भी प्रश्न बताए और फिर इस चैप्टर में जितने सारे भी प्रश्न बताए, सारे प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगले वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए आप लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ करके आइएगा, ताकि आप लोग एक एक प्रश्न का जवाब खुद से भी दे सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।